नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई और बाजार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। दरअसल मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबरों के बीच एग्री शेयरों में आज तेजी देखी गई है। और दिन के कारोबार की बात की जाए तो इस दौरान निफ्टी ने 7,900 का स्तर पार किया और उच्चतम 7,940 के स्तर को छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी ने 7,900 के वो नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 120 और निफ्टी 30 अंक चढ़कर आज बंद हुए। कुछ स्टॉक्स की शेयर्स की बात की जाए तो आज तेल, गैस, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं लेदर और एजुकेशन शेयरों में भी आज तेजी देखी गई। तो बाजार के जानकार पंकज टिब्रेवाल का कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार बड़े दायरे में रहेगा। ग्लोबल संकेतों से बाजार पर दबाव बन सकता है और निवेशकों को चुनिंदा शेयरों में निवेश करना चाहिए। तो हमें लगता है कि नियर टर्म में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमें ये दिखाई दे रहा है कि अर्ली ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में इमर्ज हो रहे हैं। कई सेगमेंट्स में रिकवरी हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों से बात करिए कि रोड्स वालों से बात करिए, सीमेंट वालों से बात करिए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में बात करिए। तो कई जगह हमें अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि मार्केट्स बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बहुत सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा। 7,916, 7916, 7991 एंड 8100 आर द 3 लेवल्स। ये लेवल के ऊपर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हमें नहीं लगता मार्केट जाएगी। ग्लोबल रीजंस है इसके लिए, लोकल रीजंस है। नीचे में 7770 और 7680 ये दो सपोर्ट्स है। तो नीचे के लेवल पे एक बार निफ्टी जाएगी। चलिए, आज एक और बड़ी खबर आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के मर्जर के लिए सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है। इससे पहले आज हुई बैठक में 5 एसोसिएट बैंकों ने एसबीआई के साथ मर्जर का प्रस्ताव दिया। अब एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में मर्जर के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों ने एक वर्ग है उसने मर्जर का विरोध किया है और 20 मई से हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट बैंक हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। साथ ही एसबीआई के सहयोगी बैंकों का एसबीआई में मर्जर पर असर पड़ सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि एसबीआई के सभी 48,609 एटीएम है, जबकि सहयोगी बैंकों के 8,862 एटीएम है। तो मर्जर के बाद एसबीआई के एटीएम की संख्या बढ़कर 57,471 हो जाएगी। वहीं एसबीआई के फिलहाल 16,333 ब्रांचेस हैं और मर्जर के बाद ये तादाद बढ़कर 22,433 हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ इसी पर और बातचीत करने के लिए रजनीश कुमार एमडी एसबीआई जुड़ गए हैं। रजनीश, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आज बोर्ड बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या इंपॉर्टेंट बातों पर कुछ डिस्कशन हो पाया, ये बताइए। नहीं, देखिए, बोर्ड मीटिंग में क्या चर्चा हुई उसमें तो इलैबोरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नेगोशिएशन करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाए। रजनीश, ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय महिला बैंक के मर्जर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हुई इस बैठक में? वो भी उसी में नोटिस में 5 बैंक वो और भारतीय महिला बैंक का। तो ये नेगोशिएशन स्टार्ट है, उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब गवर्नमेंट का हो जाता है और बाकी कार्रवाई होती है तो बाद में देखेंगे। जी, ये बहुत शुक्रिया रजनीश कुमार हमारे साथ इस पूरी खबर पर और क्लैरिटी देने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आइए अब हमारे मार्केट एक्सपर्ट विवेक नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपका बहुत स्वागत है।
आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, जिसमें 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के मर्जर के लिए सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और खासतौर पर एसबीआई के शेयर्स के लिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए और काफ़ी समय से इसकी असमंजस भी लगाई जा रही थी। रीज़न बिंग जिस तरह से कारोबार चल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उससे इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और उसके चलते कहीं ना कहीं इनका मर्जर की जो अटकलें थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी पिछले कुछ समय से। और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि अगर जो मर्जर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेप होगा। शॉर्ट टर्म में हालांकि इन्वेस्टर सेंटीमेंट ख़राब हो सकता है और जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन बैंक्स को मर्ज किया जाएगा उनमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल माहौल फॉर द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव खबर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव खबर आपको लगती है, लेकिन अब अगर मार्केट की बात आज की जाए तो बाजार में दूसरे दिन तेजी रही आज, और निफ्टी की बात की जाए तो 7,900 के स्तर के नीचे वो बंद हुआ। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते कहा जा रहा है कि ऐसे लेवल्स तक वो पहुंचा, लेकिन आपको लगता है आने वाले टाइम में ये लेवल बरकरार रह सकता है या कुछ और ट्रिगर यहाँ पर देखे जा सकते हैं? जैसे मॉनसून ने तो दस्तक दे ही दी अंडमान में, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि कैसा रिस्पॉन्स रह सकता है? देखिए, लगातार हमारा एक ही व्यू रहा है मार्केट पर कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली काफ़ी कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से मार्केट में खबरें आ रही हैं मॉनसून को डिले को लेकर जो खबरें आ रही हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स बने रहेंगे, मार्केट में करेक्शंस देखने को मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म इंडिया की जो स्टोरी है वो अभी भी इंटैक्ट है और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखी जानी चाहिए। फॉर द टाइमिंग अगर जो आप नेक्स्ट 2-3 वीक्स का ट्रेंड जानना चाहें, मुझे लगता है कि मार्केट 8,000 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है निफ्टी के अंदर। 7950 से 8,000 एक सप्लाई जोन बन गया है और 7700 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो मुझे लगता है कि 7700 से 7950 ये ब्रॉड रेंज है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स इन द मार्केट्स। ऑलराइट, पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं फरीदाबाद से भंवर सिंह। भंवर जी, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने ले रखा है? नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे पास आरसीएफ के 800 शेयर हैं 48.3 के रेट में, क्या करना है मैम? कोई स्ट्रैटेजी आपने रखी है आरसीएफ पर? नहीं मैम, ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलना मुझे, शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत क्लियर इनकी स्ट्रैटेजी है कि शॉर्ट टर्म रखना है इन्हें आरसीएफ। फिलहाल थोड़ा बहुत ही कम, बहुत मामूली इन्हें नुकसान है, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी आरसीएफ पे आपको सही लगती है विवेक? देखिए, ये जो सेक्टर है ये कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है। जब भी बजट आना होता है उस समय इनमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। ओवरऑल लैकलस्टर सेक्टर रहता है, मार्केट के साथ भी इसका परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, मार्केट को अंडर परफॉर्म लगातार करता रहा है। तो मेरा मानना यही है कि टेक्निकल कॉल्स आप ले सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस। आप इसको अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहें तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, बट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक तो डेफिनेटली नहीं है। ऑलराइट, अगला सवाल हमारे पास अहमदाबाद से मुंजल जी का है। ये जानना चाह रहे हैं अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर के 200 शेयर इन्होंने लिए हैं और इनका खरीद भाव है इस पर 22 रुपए का, जिस पर इन्हें लगभग 7 रुपए तक का मुनाफा इस वक्त हो रहा है। अडानी पावर में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए विवेक? हाल ही में हमने इसमें एक थोड़ा न्यूज़ फ्लो भी दिखा है कि हाल ही में इन्होंने अपने टिरोडा प्लांट है जो उसके यूनिट शट किया है और एक और प्लांट में ड्यू टू वाटर शॉर्टेज खबर सामने आ रही है। एनीवे, अगर निवेशक को स्ट्रैटेजी रखनी पड़े अगर अडानी पावर पर, तो क्या रखे वो इस टाइम पे? स्वाति, हमारा व्यू पावर सेक्टर को लेकर बड़ा सिंपल है कि पावर सेक्टर में कोई पावर नहीं है। रीज़न बीइंग अगर जो आप इस सेक्टर को देखते हैं, इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी लंबे समय से रिटर्न नहीं दिए हैं। इनफैक्ट किसी ने काफ़ी करेक्शन होने के बाद भी निवेश किया है तो वहाँ से भी उसको नुकसान देखने को मिला है। आई थिंक इनका लक काफ़ी अच्छा है जो इन्होंने इसको इस प्राइस पर बाई किया, इनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही होगी इसमें निकल जाएँ। रीज़न बीइंग बिजनेस मॉडल आप देख लीजिए या जिस तरह से पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, रेगुलेशंस लेकर आ रही है, लेकिन फिर भी कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर से निकल जाना ही बेहतर स्ट्रेटजी होगी। तो आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो इससे निकल जाइए। जी, महाराष्ट्र से वैभव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। वैभव जी, अब बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है?
मेरे पास रिलायंस है 74 शेयर है, मैंने 1500 में परचेज किए थे, कब किए थे आपने रिलायंस के ये शेयर परचेज? अराउंड 10 ईयर्स अगो। फिर से बताएंगे? थोड़ी सी आपकी आवाज वैभव क्लियर नहीं आ रही है हमें। स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे कब तक रिलायंस रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। 969 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। प्लीज अपना टेलीविजन वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है, आप बताइए रिलायंस पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? ऑलराइट, चलिए आवाज शायद नहीं उन तक पहुंच रही है। रिलायंस में इनका काफी नुकसान हो रहा है विवेक। अब पता नहीं कब तक रखना चाह रहे, लेकिन इन्हें अभी स्ट्रैटेजी इस पर क्या बनानी चाहिए, क्योंकि नुकसान में है। देखिए, रिलायंस के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर स्टॉक एक इन्वेस्टर को एक समय तक रिटर्न देता है और उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन के फेज़ में चला जाता है। रिलायंस को अगर जो देखें, आज भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। जीआरएम्स फ्रंट पर भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और जिस तरीके से मार्केट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी चेंज करते हैं। रिसेंटली इनकी तरफ से जो टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है मुझे लगता है, और रिजल्ट्स भी क्यू ऑन क्यू बेसिस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। बट कंपनी का बेस इतना बड़ा है, उसके चलते मुझे लगता है कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन में स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। डिविडेंड हर साल मिलता रहता है इस कंपनी में, क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आते हैं, आउटलुक अच्छा है, बिजनेस मॉडल बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस को पोर्टफोलियो में रखने में कोई बुराई नहीं। ऑलराइट, मुंबई से कमलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। कमलेश जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? जी, मुझे एसबीआई के बारे में जानना है। मेरे पास 2000 शेयर है 210 रुपए के रेट पे, एंड आई कैन होल्ड फॉर 1 and 2 ईयर्स। 1 से 2 साल का नजरिया एसबीआई पर आज ही हमने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले। विवेक, आपको लगता है कि इसके बाद 1 से 2 साल का नजरिया इनका ठीक है एसबीआई पर? क्योंकि फिलहाल इन्हें नुकसान जरूर है एसबीआई पर। 176 पर क्लोजिंग हुई और उनका खरीद भाव रहा है 210 रुपए का। स्वाति, आपके चैनल के थ्रू और इसी प्रोग्राम के थ्रू लगातार हम ये कहते रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स की हालत काफ़ी ख़राब है और उसमें से जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा होगा। नेगेटिव खबरों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और लगातार वो सिलसिला बनता जा रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस अगर जो आप देखें तो हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर फंडामेंटल्स बेहतर हैं, जहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पर एनपीएस को लेकर कंसर्न नहीं है, वहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एसबीआई में इवन एट दिस लेवल आई वुड रिकमेंड कि आप एग्जिट हो जाइए। बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करना है तो येस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक बेहतर स्टॉक्स हो सकते हैं। जी, एक और एसएमएस हमारे पास है बेंगलुरु से। शंभू जी जानना चाह रहे हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के बारे में। इन्होंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में के 500 शेयर लिए हैं और इनका खरीद भाव है उस पर 37 रुपए का, जिस पर ऑलमोस्ट लगभग 37 रुपए 60 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी से डील करती है। अब इस पर क्या स्ट्रैटेजी रखे? आपको लगता है कि कुछ मोमेंटम नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में रखने के लिहाज से? देखिए स्वाति, ये कंपनी मैं देख रहा हूँ, मुझे इस कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है जिसके देखकर इसको निवेश किया जा सके। आईटी सेक्टर बहुत बेहतरीन सेक्टर है और टेक्नोलॉजी का जिस तरह से आजकल लाइफस्टाइल में हिस्सा बन चुकी है टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बेहतरीन पिक्स हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। एफएसएल एक इस तरह की कंपनी है जो इस सेक्टर में अवॉइड की जानी चाहिए। मुझे इस तरह का कोई भी रीज़न नज़र नहीं आता है कि इस कंपनी में निवेश करके इसको लंबे समय के लिए रखा जा सके। अगर जो निवेश करना है आईटी सेक्टर के अंदर ही, इन्फोसिस कैन बी ए वेरी गुड पिक, और अगर जो मिड कैप के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं तो कंपनीज लाइक केपीआईटी, कमिंस और परसिस्टेंट सिस्टम्स कैन बी बेटर चॉइसेस फॉर यू। ऑलराइट, असम से अनूप पाल जी हमसे जानना चाह रहे हैं। इन्होंने हमें एसएमएस किया है और इनका सवाल है टाटा पावर पर। अगेन एक पावर स्टॉक हमारे पास आया एक बार फिर से। विवेक, चलिए इनकी खरीद जानते हैं। 100 शेयर इनके पास है और 65 इनका खरीद भाव रहा है। 70 पर टाटा पावर की आज क्लोजिंग हुई है। 5 रुपए का इन्हें मुनाफा जरूर है। तो पावर सेक्टर में टाटा पावर भी आप से निकलने की इन्हें सलाह देंगे?
देखिए, दिस इज़ द ओनली कंपनी इन दिस स्पेस जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जिसके फंडामेंटल्स बेटर हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। अगर जो सेक्टर में मुझे कहीं भी निवेश करना है तो टाटा पावर कैन बी वन ऑफ द पिक्स, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये सेक्टर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं लगता है। जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, काफ़ी चैलेंजेस हैं और लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बना रहता है। तो मेरी सलाह तो नहीं होगी कि इस सेक्टर में आप निवेश कीजिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखिए, टाटा पावर में थोड़ा और आपको मुनाफा मिल जाए तो इसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, साक्षी का रुख कर लेते हैं अब। साक्षी हमारे लिए 5 स्टॉक्स चूज करके लाई है, हॉट पिक्स है उनकी तरफ से जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है। बताइए साक्षी, कौन से 5 स्टॉक्स आप अपने दर्शकों को बताने जा रही हैं? जी शुक्रिया। आज की तरफ से मेरा पहला शेयर है बाटा इंडिया का। आज देखा जाए तो लेदर शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली, खासतौर पर क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि लेदर सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकता है। खासतौर पर जो नॉन लेदर प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी लेदर की ही तरह एक्साइज ड्यूटी पर जो छूट है वो मुमकिन है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरे ही सेक्टर में आज तेजी देखने को मिली। बाटा पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है कि प्रभाकर का माना आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताया 640 का, स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन कीजिए 575 का। अगला शेयर है एप्टेक का। आज एजुकेशन शेयर्स ने भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सभी शेयर्स, आप NIIT की बात कीजिए, करियर पॉइंट, एवरॉन एजुकेशन, इन सभी में अच्छा उछाल देखने को मिला। खासतौर पर नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान जल्द ही हो सकता है 26 मई को मोदी साल की जो दूसरी सालगिरह है उसके पूरे होने पर यह ऐलान संभव होता हुआ नजर आए और काफी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पूरे ही सेक्टर के लिए यहाँ पर नजर होते हुए नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव उछाल देखने को मिल सकता है। AK प्रभाकर का मानना है खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको पता है 67 का, नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 61 का। अगला शेयर मेरी तरफ से ONGC का है। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, खासतौर पर क्योंकि क्रूड 2016 के हाई पर पहुंचता हुआ नजर आया, जिसके बाद इन सभी शेयरों में एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। ONGC पर खरीदारी की सलाह है AK प्रभाकर की। टारगेट आपको बताया है 222 का, स्टॉप लॉस नीचे में लगाइए 204 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है पंजाब नेशनल बैंक का। नतीजों से पहले आज यहाँ पर एक दबाव देखने को मिला। कल कंपनी के नतीजे आने हैं, स्लिपेजेस बढ़ने की यहाँ पर आशंका लगाई जा रही है। एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि एसेट क्वालिटी और भी वर्सन होती हुई नजर आ सकती है। दबाव जारी रहने का अनुमान है यहाँ पर और आशीष अंदानी का मानना है आप बिकवाली करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताया 60 का, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 79 का। इसके अलावा मेरा अगला शेयर है रेडिंगटन का। यहाँ पर बर्कशायर हैथवे ने एप्पल में $100 करोड़ का निवेश किया है। आपको बता दें रेडिंगटन एप्पल के प्रोडक्ट्स का भारत में डिस्ट्रीब्यूटर है। पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ से रेडिंगटन के लिए जारी होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष अंदानी का मानना है आप खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको बताया 122 का, स्टॉप लॉस नीचे में लगाइए 104 का। थैंक यू सो मच साक्षी, दर्शकों को ये हॉट पिक्स बताने के लिए जो हमारे लिए आप लेकर आए थे और जहां पर हलचल देखी गई है और आने वाले टाइम में बेटर आपके लिए ये स्टॉक्स हो सकते हैं। अब दर्शकों के सवाल और ले लेते हैं। कोल्हापुर से साजिद जी ने हमें SMS किया है और वो दीवान हाउसिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। दीवान हाउसिंग अब स्टॉक्स एक्चुअली कितने लिए हैं ये हमें इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दी है, लेकिन उनका खरीद भाव 190 का है जिस पर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक्स तो पता नहीं है हमें विवेक, लेकिन दीवान हाउसिंग आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा स्टॉक है? देखिए, हाउसिंग सेक्टर पर हम काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमें लगता है दिस वन सेक्टर विच शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। देखिए, जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, काफ़ी सेफ सिक्योर बिजनेस मॉडल है और सिक्योर्ड लोन्स ये लोग देते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ा सा अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में भी शायद बना रहेगा, तो उसके चलते अप्स एंड डाउन्स थोड़ा देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल अगर जो आप फंडामेंटल्स देखते हैं और बिजनेस मॉडल देखते हैं इन कंपनीज़ का, वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी कंसिस्टेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन पिक है। 3 से 4 साल का नज़रिया रखिए तो ये स्टॉक आपका पैसा मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ऑलराइट विवेक, आज एक्चुअली काफी एक्शन पैक दिन रहा है जिसका काफी सारे सेक्टर्स पर असर देखने को मिल सकता है और जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट खबर आज की शामिल है। नई एविएशन पॉलिसी को कल कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई एविएशन पॉलिसी में 520 नियम को खत्म किया जा सकता है और इस नियम को खत्म करने के बाद नई एयरलाइंस भी अब विदेशी सर्विस शुरू कर पाएंगी। 520 नियम के तहत वही एयरलाइंस विदेशों में अभी उड़ान भर सकती है जिनके पास 5 साल का अनुभव है और कम से कम 20 एयरक्राफ्ट है। और नई एविएशन पॉलिसी में टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया और साथ ही 1 घंटे की उड़ान के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए रखने का भी प्रस्ताव है।
साथ ही इस नई पॉलिसी में एयर कार्गो सर्विस को प्रमोट करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि एयर लाइसेंस के लिए लाइसेंस और एयरलाइंस के लिए लाइसेंस और एयरक्राफ्ट खरीद को आसान बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। तो आपको लगता है कि इस नई एविएशन पॉलिसी के तहत सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 520 नियम अगर खत्म हो जाता है नए एयरलाइंस के लिए काफी अच्छी खबर है? देखिए, ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी लैकलस्टर रहा है और लगातार इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। इस सेक्टर की अगर जो बात करें, इसमें रेगुलेशंस की काफ़ी कमी रही है और उसकी डिमांड काफ़ी समय से चलती रही है। पीछे भी हमने देखा था, एक तो इनका जो टिकट प्राइसिंग है उसको लेकर कोई भी नियम वगैरह नहीं है और कहीं पर भी किसी भी तरीके से एयरलाइंस कंपनीज अपनी मर्जी से किराए बढ़ा देती हैं और वहाँ पर डिस्काउंट स्कीम्स भी लॉन्च कर देती हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेगुलेशंस होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, अगर जो देखा जाए इस सेक्टर के अंदर जितनी कंपनीज काम करती हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्लियरेंसेज, इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ दे आर ऑपरेटिंग देयर बिजनेस। तो मुझे लगता है कि अगर जो उसको ईजी कर दिया जाता है, मोड ऑफ ऑपरेशन बिजनेस का ईजी हो जाता है, तो डेफिनेटली ये सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। बट देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है और इस सेक्टर को किस तरीके से वो सपोर्ट करता है। सो डेफिनेटली दिस विल बी ए पॉजिटिव मूव फॉर दिस सेक्टर। ऑलराइट, महाराष्ट्र से कमलेश रावल जी हमसे जानना चाह रहे हैं, जो उन्होंने स्टॉक लिया है, अपने लिए चूज किया है, वो है रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा के इन्होंने 525 के खरीद भाव पर इनके पास शेयर हैं। अगेन इन्होंने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इनके पास कितने स्टॉक है। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे, प्लीज कितने स्टॉक्स आपने लिए वो भी हमें बताइए, जिसमें इन्हें फिलहाल अभी हो रहा है नुकसान। 510 पे रिलायंस इंफ्रा की क्लोजिंग हुई है। रिलायंस इंफ्रा आपको लगता है कि एक अच्छा इस टाइम पे चूज है किसी निवेशक के लिए? देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि अभी तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का उतना इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं आया जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है कैपिटल गुड स्पेस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। इवन विद द दिल्ली मेट्रो इनकी सक्सेस स्टोरी का बयान किया जा सकता है। करंटली जिस वैल्यूएशन पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हैं इन कंपैरिजन टू देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी अराउंड 8 के पी पर ये मिल रहा है। 13-14 हज़ार का मार्केट कैप है कंपनी का। बुक वैल्यू अगर जो आप देखते हैं तो 787 का बुक वैल्यू है। सो इट्स ट्रेडिंग इवन बिलो बुक वैल्यू। तो मुझे लगता है कि जब इसमें अपसाइड आना शुरू होगी तो दिस स्टॉक कैन बी 4 फिगर स्टॉक एनी टाइम। सो आई थिंक 2 to 3 इयर्स का होराइजन रखकर इसको होल्ड किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ये कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब हमने दिए। हमारे पास इतना ही टाइम है आज, और जिन स्टॉक्स पर हमने आज बात की है विवेक, उन पर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की, सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन रहती हैं, तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। थैंक यू सो मच विवेक नेगी हमारे साथ हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।